गरीब कचरे वाली माँ बेटी का नसीब। रमा अपनी दोनों बेटियों के साथ एक कूड़े के ढेर के पास कूड़ा बिन रही होती है। वहां से गुजरने वाले लोग उन्हें देख उनकी तरफ अजीब अजीब सा मुंह बनाते हुए उनसे कहते हैं, अरे छी 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 छी, कैसी औरत है, अपनी दोनों बेटियों से कूड़ा कचरा बिनवा रही है। अरे जरा भी शर्म नहीं है इसको। अरे भाई साहब, मैं तो कहता हूँ ऐसी औरतों को तो डूब मरना चाहिए। अपने खर्चे पूरे करने के लिए अपने बच्चों की कमाई खाते हैं। छी छी छी। सही कहा भैया आपने। इस जैसी औरत को तो इतना बोलने पर भी शर्म नहीं आने वाली। ये सुनने के बाद रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखों के आंसुओं को देखकर उसकी दोनों बेटी रुचिका और आरती वहाँ खड़े लोगों से कहती है, अरे आप सभी को दिक्कत क्या है, मुझे इतना बता दीजिए। यहाँ कूड़ा हम बीन रहे हैं, आप नहीं। और फिर कूड़ा बीनना कोई बहुत गलत काम नहीं है, बल्कि हर एक काम अपने आप में ही अच्छा है। हम गरीबों को और मत सताओ, हम अपना गुजारा जैसे तैसे कर रहे हैं। और फिर कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम कूड़ा उठाकर उसे बेचते हैं तो इससे आप लोगों को ही फायदा है। कम से कम आपका वातावरण साफ तो रहता है। रुचिका और आरती दोनों की बातें सुनने के बाद गांव के सभी लोग मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। लो भाई लो, कर लो बात। जितना किसी के बारे में सोचो उतना ही लोगों को बुरा लगता है। इससे अच्छा तो सोचो ही नहीं, वही ठीक रहता है। ऐसा कहकर सावित्री चली जाती है, जिसके बाद रुचिका और आरती दोनों अपनी माँ रमा से कहती हैं, अरे लोगों को हमारी परेशानियों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? हमें अपना गुजारा जैसे तैसे करने देते क्यों नहीं? दुनिया का तो काम ही ऐसा है कि वो किसी को जीने नहीं देती। माँ, आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। आप हमारी माँ हो और आपका साथ देना हमारा फर्ज है। रोते हुए अपनी दोनों बेटियों को गले से लगा लेती है, जिसके बाद अपनी दोनों बेटियों से वो कहती है, तुम मेरी बेटी नहीं, हीरा हो हीरा। ऐसी बेटियां भगवान बड़े ही नसीब वालों को देती है। आज अगर तुम दोनों मेरे साथ ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मुझे कुछ ना देकर भी बहुत कुछ दिया है। माँ, आप लोगों की बातों को छोड़ो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हमने आज का कपड़ा बिन लिया है, चलो अभिषेक कबाड़ी की दुकान पर बेच देते हैं और खाना खरीद लेते हैं। अपनी बेटी की बात मानकर रमा सारा का सारा कूड़ा कचरा एक कबाड़ी को बेच देती है, जिसके बाद वो कबाड़ी कुछ पैसे रमा को दे देता है। उन पैसों से रमा अपनी दोनों बेटियों के लिए बड़ा पाव खरीद लेती है। ये लो मेरी प्यारी बच्चियों, ये बड़ा पाव खा लो। मैंने खाने का थोड़ा सा सामान ले लिया है। रात के समय में तुम्हारे लिए आज सूखे चावल और दाल बनाऊंगी। क्या कहा माँ? सूखी चावल और दाल? आपको तो पता है ना मुझे कितने पसंद है। चलो माँ, जल्दी से घर चलते हैं। आरती और रुचिका दोनों अपनी माँ रमा के साथ एक कूड़े कचरे के ढेर के पास वाली झोपड़ी में पहुंच जाती है। उनकी झोपड़ी के बाहर भी कांच के टुकड़े और कूड़ा कचरा पड़ा होता है। लगता है कि आज फिर कुछ नशेड़ी हमारे घर के बाहर तमाशा कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं। मेरी बेटियों, तुम दोनों मेरी गोद में आ जाओ। तुम दोनों के पैरों में चप्पल नहीं है, कहीं तुम्हारे पैरों में कांच चुभ न जाए। रमा अपनी दोनों बेटियों को गोद में उठा लेती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों को झोपड़ी के अंदर ले जाती है और उसके बाद वहाँ झाड़ू से वो सारा कांच साफ कर देती है। पता नहीं क्यों लोग शराब पीकर ड्रामा करते हैं और हमारी झोपड़ी के बाहर कांच की बोतल फोड़ देते हैं। हे भगवान, सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते हो? मैं अपनी दोनों बेटियों को ऐसी जिंदगी देना चाहती हूँ जो जिंदगी मैंने अपने परिवार के साथ बिताई थी। रमा ऐसा कहकर अपने परिवार के बारे में सोचने लगती है। आइए पहले जरा जानते हैं कि रमा की पहले की जिंदगी उसके परिवार के साथ कैसी थी। अरे सरला, अभी तक सो रही हो? जल्दी से उठ जाओ। देखो आज कितना अच्छा दिन है। आज हम सभी बाहर घूमने जाएंगे। ओहो माँ, फिर से सुबह सुबह उठाने आ गई हो। आपको पता है ना, रात को मैं देर से पढ़ाई करके सोई थी और अब आप हो कि आज तू भूल गई है। आज संडे का दिन है और आज के दिन हम तेरे पिताजी के साथ बाहर घूमने जाते हैं। चला जा, जल्दी से तैयार हो जा। अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनने के बाद रमा फौरन तैयार हो जाती है, जिसके बाद बीच रास्ते में वो अपने बॉयफ्रेंड विनय से बात करती रहती है। ओहो, क्या हुआ रमा तुम्हें? तुम हमेशा फोन में ही लगी रहती हो। क्या तुम्हें तुम्हारे माँ पिताजी दिखाई नहीं देते? अच्छा माँ, ये लो, रख दिया फोन। अब तो ठीक है ना? ऐसा कहने के बाद वो अपने माता पिता के साथ खूब एंजॉय करती है और पूरे दिन घूमने के बाद वो घर वापस लौट आते हैं।
जिसके बाद रमा रात के समय विनय से बात कर रही होती है। देखो विनय, ये बहुत बड़ा फैसला है। मैं इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हूँ? अगर आज तुमने फैसला नहीं लिया ना, तो मैं इसके बाद तुमसे कभी कोई वास्ता नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। मेरी शादी वो अपनी पसंद की लड़की से करवा देंगे और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी और से शादी करूँ। समझ में आ रहा है ना? रमा को ना चाहते हुए भी अब विनय के पास जाना पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद ना तो विनय का परिवार उसको अपनाता है और ना ही रमा का परिवार, जिसके बाद वो दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। कुछ ही समय में उन दोनों की 2 बेटियां हो जाती है, लेकिन बच्चे होने के बाद विनय का बर्ताव पूरी तरह से बदल जाता है और वो एक दिन दूसरी औरत के साथ शादी करके रमा को छोड़कर चला जाता है। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैंने तो कभी विनय को कम प्यार नहीं किया था। जब से उसने हमें छोड़ा है, हम तो सड़क पर ही आ गए। रमा वहीं पर बैठकर रोने लगती है। तभी उसकी बेटी आती है और कहती है, माँ, आपको फिर से पिताजी की याद आ रही है? माँ, जो हुआ उसे भूल जाओ। चलो, अब हमें खाना बनाकर खिलाओ। रमा के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसकी दोनों बेटियां उसके लिए बहुत कुछ थी। अब अपनी दोनों बेटियों को खाना बनाकर खिलाती है। अगले दिन फिर से वो तीनों चली जाती है। तभी कूड़े के ढेर के पास आरती कूड़ा बिन रही होती है। अचानक से एक जेसीबी आता है और कूड़े के साथ उस बेचारी आरती को भी उठा लेता है। अरे कोई मेरी बेटी को बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो। आज अगर किसी ने मेरी मदद नहीं की तो मेरी बेटी को कुछ हो जाएगा। मेरा एक ही तो सहारा है, मेरी बेटियां। कोई मेरी मदद करो। रमा बेचारी रोने लगती है। तभी रुचिका को एक पढ़ी लिखी समझदार औरत दिखाई पड़ती है। वो भागते हुए उसके पास जाती है और उसके पैर पकड़कर कहती है, मेम साहब, आप मुझे समझदार लगती हो। उस जेसीबी वाले को बोलो कि मेरी बहन को जेसीबी से नीचे उतार दे। उस कूड़े के कचरे के साथ उसने मेरी बहन को भी उठा लिया है। वो मर सकती है, आप हमारी मदद करो। शारदा को उस मासूम बच्ची पर तरस आ जाता है, जिसके बाद शारदा जेसीबी वाले के पास जाती है और धीरे धीरे बच्चे को नीचे उतारने के लिए कहती है। आरती जैसे ही उसमें से नीचे उतरती है, वो भागते हुए अपनी बहन और माँ के गले लग जाती है। मेरी प्यारी बेटी, आखिरकार तुम बच गई। आज तो लगभग मैंने तुम्हें खो ही दिया था। भगवान न करे ऐसा दिन दोबारा मुझे देखने को मिले। शारदा जैसे ही रमा के कंधे पर हाथ रखती है और रमा को देखती है, वो अचंभित रह जाती है। रमा, क्या ये सच में तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तुमने ये क्या हाल बना रखा है अपना? अरे शारदा, तुम, कितने समय बाद मैंने तुम्हें देखा है। शारदा अपनी सहेली रमा के गले लग जाती है, जिसके बाद वो उसके इस हालत के बारे में उससे पूछती है, जिसे सुनकर शारदा को बहुत दुख होता है और वो रमा से कहती है, देखो, जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। चलो मेरे घर में। वैसे भी माँ और पिताजी के देहांत के बाद मैं उस घर में अकेली ही रह रही हूँ और उस घर में मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत खुशी मिलेगी। रमा अपनी दोनों बेटियों को शारदा के साथ उसके घर ले आती है, जिसके बाद वो शारदा के साथ ही अपने घर में रहने लगती है। रमा धीरे धीरे अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर देती है और एक अच्छी जगह नौकरी पर लग जाती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों बेटियों को स्कूल में डाल देती है और अपने जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ने लगती है। अपने घर के आंगन के बाहर शिवांगी और श्रेया दोनों ही बैठी हुई रो रही थी, क्योंकि उनकी सास ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। जेठानी जी, अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं और माँ जी ने तो हमें घर से ही बाहर निकाल दिया है। चिंता मत करो शिवांगी, दुर्गा माँ हमारी मदद जरूर करेंगी और वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। अगर दुर्गा माँ एक दरवाजा बंद करती हैं तो दूसरा दरवाजा खोल देती हैं। श्रेया इतना कहती है कि उस दिन रंजीत ऑफिस से जल्दी आ जाता है और उन दोनों को रोते हुए देख लेता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ रो क्यों रही हो? क्या हुआ श्रेया? आखिर बात क्या है? आज फिर से माँ जी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। पिछली बार की तरह आपने हमारी बातों का विश्वास ही नहीं किया था ना। देखो, अब हम क्या करें? ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर के अंदर लेकर चलता हूँ। रंजीत श्रेया और शिवांगी दोनों को ही घर के अंदर ले आता है, जिसके बाद महेश्वरी कुछ भी नहीं कह पाती। आप ऐसा क्यों करती हो माँ? आपकी ये दोनों बहू हैं। अरे बहू हैं तो क्या हुआ? इनका क्या अचार डालूं मैं? अरे इनकी वजह से हमारा वंश नहीं चलने वाला और तुम हमेशा इनकी पक्षधारी करने मत आया करो। महेश्वरी की बात सुनने के बाद रंजीत उससे कहता है, माँ आप अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो। देखो, जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है और ये इस घर की बहू है और ये घर से कहीं नहीं जाएगी।
रंजीत ऐसा कहकर अपनी माँ को समझा देता है। उसके बाद दोनों घर के कामों में लग जाती हैं। लेकिन महेश्वरी को दोनों की दोनों अपनी आंखों में खटकती ही रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ माँ दुर्गा के नवरात्रि आ रहे थे, जिसके चलते दोनों देवरानी जेठानी बहुत खुश थीं। जेठानी जी, माँ दुर्गा के नवरात्रि आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इस बार हम पूरी श्रद्धा से इस घर में उपवास रखें और उनकी चौकी लगाएं। ये मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन शिवांगी, तुम तो जानती ही हो पिछली बार हमारी सास ने हमारे साथ क्या किया था। उन्होंने हमारी चौकी तक उठाकर फेंक दी थी। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस बार हम हमारे कमरे में छुपकर चौकी लगा लेंगे। शिवांगी की ये बात श्रेया मान लेती है, जिसके बाद श्रेया और शिवांगी दोनों मिलकर शिवांगी के कमरे में दुर्गा माँ की चौकी लगा लेते हैं और अपना उपवास रख लेते हैं, जिसकी भनक हल्की हल्की महेश्वरी को लग जाती है। लगता है कि इन दोनों ने इस बार फिर से दुर्गा माँ की चौकी लगाई है, लेकिन ये चौकी लगाई कहाँ है? मुझे ये चौकी ढूंढनी ही होगी। महेश्वरी ऐसा सोच रही थी कि तभी उसका बेटा कुणाल उसके पास आता है। माँ, मैं जानता हूँ कि आपको ये भक्ति के अंदर जरा भी विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ, शिवांगी को और श्रेया भाभी को अकेला छोड़ दो। उनकी पूजा पाठ में दखल अंदाजी करने का आपको कोई हक नहीं है। कुणाल ऐसा कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके बाद महेश्वरी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। एक तो दोनों की दोनों बांझ है और ऊपर से मेरे दोनों बेटों को अपने सिखाए में चला रही हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इन दोनों बांझ की दुर्गा नवरात्रि पूरी नहीं होने दूंगी। उसी दिन महेश्वरी घर में मांस ले आती है और किचन में ले जाकर बनाना शुरू कर देती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। जेठानी जी, ये क्या बहुत ही अजीब सी गंध महसूस हो रही है। अरे ये तो मीट मांस की बदबू है, लेकिन इस घर में ये बदबू कहाँ से आ रही है? शिवांगी और श्रेया दोनों की दोनों रसोई में पहुंच जाती हैं, जहां वो अपनी सास को मीट मांस बनाते हुए देखती हैं। माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने पूरा घर अखंडित कर दिया। कितनी बार कहा था तुम्हें, इस घर में पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी बांझ औरतों को तो वैसे भी बच्चे नसीब नहीं होने वाले, और फिर अपने दोनों बेटों की दूसरी शादी मैं करवा दूंगी तो तुम दोनों इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाओगी। कम से कम इस घर में ऐसी बहू होंगी जो इस घर के वंश को आगे बढ़ा सकें। महेश्वरी ऐसा कहने के बाद अपना बनाया हुआ मीट शौक से खाते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद शिवांगी और श्रेया को बहुत बुरा लगता है और वो दुर्गा माँ की मूर्ति के पास जाकर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दुर्गा माँ, हमारी सास को माफ कर देना। उनसे ये जो अनहोनी हुई है गलतफहमी के चलते हुई है, लेकिन एक ना एक दिन उनकी ये गलतफहमी जरूर दूर होगी। दुर्गा माँ, चिंता मत कीजिए, मैं पवित्र गंगा जल से पूरा घर शुद्ध कर दूंगी। न चाहते हुए भी शिवांगी और श्रेया को रसोई में जाकर मीट मांस की गंदगी को साफ करना पड़ता है और वो दोनों अच्छे से अपना शुद्धिकरण करके नहा धोकर पूरे घर को गंगा जल से पवित्र कर देती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे महेश्वरी खूब अपनी कोशिश करती, लेकिन श्रेया और शिवांगी की भक्ति में कुछ न कर पाती, जिसके चलते उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने दोनों बेटों के लिए लड़कियां भी ढूंढना शुरू कर देती है। अरे पंडित जी, जितनी जल्दी हो सके बढ़िया सी लड़कियां दिखाओ और मेरे दोनों बेटों की शादी करवाओ। लेकिन आपके दोनों बेटों की शादी तो पहले से ही हो चुकी है, फिर आप उनकी दोबारा शादी क्यों करवाना चाहती हो? अब क्या बताऊं पंडित जी, मेरी दोनों की दोनों बहू बांझ हैं, कोई संतान नहीं हो रही है उन्हें। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस घर में 2 नई बहुएं आएं जो इस घर के वंश को आगे बढ़ाएं। पंडित ये सुनने के बाद थोड़ा अचंभित था, जिसकी वजह से वो कुछ न कह पाया और लड़कियों की फोटो महेश्वरी को दिखा देता है, जिनमें से महेश्वरी लड़कियां पसंद करती है। ये देख शिवांगी और श्रेया दोनों को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए दुर्गा माँ के पास जाती हैं। दुर्गा माँ के होते हुए ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कब तक चलता रहेगा? एक दिन अगर हमारी सास ने हमारे पतियों की शादी किसी और से करवा दी तो हम दोनों का क्या होगा? जेठानी जी, अपने आप को संभालिए, दुर्गा माँ हमारी मदद जरूर करेंगी। श्रेया और शिवांगी दोनों ही एक दूसरे को गले से लगाकर रोने लगती हैं। चलिए जेठानी जी, आज हमें दुर्गा माँ की 9 कन्याओं को बिठाकर उन्हें भोजन खिलाना है। आज हमारा आखिरी नवरात्र है। शिवांगी और श्रेया दोनों ही रसोई में जाकर दुर्गा माँ का भोजन बनाना शुरू कर देती हैं। भोजन बनाने के बाद वो 9 कन्याओं को बुलाने के लिए जाती हैं, जिसके बाद वो आसपास के लोगों के घर से छोटी छोटी कन्याओं को घर लेकर आती हैं, लेकिन दरवाजे पर ही महेश्वरी उन्हें अंदर आने से रोक लेती है।
बस करो ये ढोंग, अब और नहीं, इस घर में मेरी ही चलेगी। तुम्हारी ये फालतू की भक्ति का इस घर में कोई काम नहीं। अरे ये देवी माता कुछ नहीं होती, ये सब तो तुम्हारा अंधविश्वास है। श्रेया और शिवांगी दोनों हाथ जोड़कर अपने सास के आगे खड़ी हो जाती हैं। माँ जी बस, आज आखिरी नवरात्रा है, हमारी 9 कन्याओं को भोजन ग्रहण कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगी हम करेंगे। माँ जी हट जाइए हमारे रास्ते से, हम आपके पैर पड़ते हैं। शिवांगी और श्रेया दोनों अपनी सास के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुकती हैं। पीछे से वो 9 कन्या माँ नवदुर्गा का रूप ले लेती हैं, जिनके ऊपर नजर पड़ते ही महेश्वरी अचंभित रह जाती है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ नवदुर्गा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो नौ दुर्गा, मुझे आज यकीन हुआ कि भक्ति में शक्ति होती है। आज के बाद मैं कभी भी अपनी दोनों बहुओं की भक्ति में दखलंदाजी नहीं दूंगी। महेश्वरी को अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए देख नवदुर्गा वापस से 9 कन्या के रूप में आ जाती हैं, जिसके बाद शिवांगी और श्रेया दोनों ही उन 9 कन्याओं को भोजन खिलाती हैं, जिसके बाद स्वयं दुर्गा माँ शिवांगी और श्रेया के सामने प्रकट होती हैं। मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत मन से मेरी भक्ति की, जिसका परिणाम तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा, तथास्तु। दुर्गा माता ये कहते ही गायब हो जाती हैं, जिसके बाद शिवांगी और श्रेया 9 कन्याओं के पैर छूकर उन्हें उनके घर छोड़ आती हैं। वापस घर आने के बाद उन्हें अचानक से चक्कर आते हैं और वो दोनों गिर जाती हैं, जिसके बाद महेश्वरी उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर उन्हें कहते हैं, भाई आपकी दोनों बहू प्रेग्नेंट हैं और बहुत जल्दी आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां आपको सुनने को मिलने वाली हैं। महेश्वरी बहुत खुश हो जाती है और वो दुर्गा माँ का शुक्रिया अदा करती है। कुछ ही समय बाद शिवांगी और श्रेया दोनों ही बहुत प्यारे बच्चे को जन्म देती हैं, जिसके बाद वो अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।